हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये है हमारा 16th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा था प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, वेरिएबल फैक्टर रेशियो, कांस्टेंट फैक्टर रेशियो एंड डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। बट ये जो आखिरी टॉपिक है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये रह गया था क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था। तो ये टॉपिक रह गया था, बट कोई नहीं, आज इस टॉपिक को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। प्लस कुछ और टॉपिक भी हैं जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज मैं क्या आपको पढ़ाऊंगी। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे टोटल प्रोडक्ट क्या है। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम ये लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या जिसका दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम समझेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाऊंगी, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी एंड टीपी। एमपी, एपी एंड टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है। एंड ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक यानी नवंबर 2021 तक 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हैं और बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि जरूर इनका फायदा उठाइए, इनकी मदद से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, इस लेक्चर को देखने से पहले लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जहां पे मैंने इस प्रोडक्शन जो चैप्टर शुरू किया है उसका बेस पढ़ाया है। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तभी ये जो आगे अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टोटल प्रोडक्ट क्या है। टोटल प्रोडक्ट, तो इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसका टोटल। ठीक है, जो भी इनपुट फैक्टर है, इनपुट वेरिएबल फैक्टर, इनपुट फिक्स फैक्टर जो है, उनसे जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट जो ट्रांसफॉर्म होता है आउटपुट में, दैट इज प्रोडक्शन, इसी को प्रोडक्शन कहते हैं ना। तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है इसका जो सम टोटल होता है ना, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, इसी को टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, और मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन भी बताया था ना, क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ एल के, यही है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, जिसमें एल क्या था, एल इज लेबर, के क्या है, कैपिटल, एल क्या है, वेरिएबल फैक्टर, के इज अ फिक्स फैक्टर अगर शॉर्ट रन की बात करें तो। ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल हो जाते हैं। ये सब मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो तो अगर मैं टोटल प्रोडक्ट की बात करूं, सपोज करिए लेबर यूज किया जा रहा है इनपुट फैक्टर में, कैपिटल यूज किया जा रहा है इनपुट फैक्टर। ठीक है, और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट, 6 यूनिट, ये सब आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, हर एडिशनल लेबर पे, पहले आपने एक लेबर एम्प्लॉय किया, फिर दो किया, फिर तीन किया, तो जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जा रहे हैं आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ दीज आउटपुट, ये जो जितने भी आउटपुट है इनका सम क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। तो आपको टोटल प्रोडक्ट पता करना है तो इन सबको सम कर दीजिए। तो इसको सम किया, आया 65 यूनिट, दिस इज द टोटल प्रोडक्ट।
वैसे अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी टेबल बना के कि कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो वैसे ये जो टर्म है मार्जिनल, हम इसका मतलब जानते हैं। मार्जिनल मतलब एडिशनल। हमने याद है मार्जिनल कॉस्ट पढ़ी थी। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी? एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, यानी एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। पढ़ा था ना कॉस्ट अकाउंटिंग में। वैसे यहाँ पे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या है कि वेरिएबल फैक्टर आपने एक यूनिट बढ़ाया, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर आपने एक यूनिट बढ़ाया, यानी वेरिएबल फैक्टर मतलब क्या है? लेबर। वेरिएबल फैक्टर मतलब क्या है? लेबर। लेबर आपने एक यूनिट बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, ठीक है। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। आपने वेरिएबल फैक्टर लेबर एक यूनिट बढ़ा दिया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए वही मैंने लिखा है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए शॉर्ट रन की अगर बात करें तो कैपिटल तो कांस्टेंट है शॉर्ट रन में, ठीक है। लेबर आपने 5 से 6 लेबर कर दिया, एक लेबर बढ़ा दिया तो आउटपुट 40 से 45 हो गया, आउटपुट बढ़ गया 40 से 45। तो अगर पूछा जाए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमने पढ़ा है कि एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? 40 से 45 हो गया ना, तो 5 यूनिट का चेंज आया, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? 5 यूनिट, ठीक। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ठीक है। टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। एन मतलब नंबर ऑफ जो भी, अगर हम 4 लेबर पे या 5 लेबर पे जिस पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो है एन, ठीक है। तो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। और एक और रिलेशनशिप होता है टीपी और एमपी के बीच में कि टोटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है? सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को सम कर दो तो आ जाता है टोटल प्रोडक्ट। ये अभी मैं टेबल बनाऊंगी, ठीक है। टेबल अभी आगे एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी, ठीक। आगे देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। तो एवरेज तो आप निकालना जानते हैं। एवरेज क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या करते थे? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर यहाँ क्या है? लेबर है ना वेरिएबल फैक्टर। कैपिटल तो फिक्स है, शॉर्ट रन में कैपिटल तो फिक्स है, लेबर वेरी करता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए टोटल प्रोडक्ट है 40, 5 यूनिट ऑफ लेबर यूज किया गया है। तो अगर कहा जाए एवरेज प्रोडक्ट निकालो तो क्या है? टीपी बाई एल, यानी 40 डिवाइडेड बाई 5, यानी 8 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर कहा जाए एवरेज प्रोडक्ट क्या है? आउटपुट, यानी एक लेबर से, यानी एक लेबर पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है, यही मतलब है ना एवरेज प्रोडक्ट मतलब आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी एक वेरिएबल फैक्टर तो लेबर है, एक यूनिट लेबर से कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है, दिस इज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक। तो ये तीनों टर्म समझ में आ गए, टीपी एमपी एपी, ठीक। अब जरा मैं बताती हूँ एक टेबल से कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए के तो कांस्टेंट है, के इज कैपिटल, वो कांस्टेंट है। ये है लेबर, ये है टीपी, और ये एपी और एमपी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये क्या है? लेबर। पहले एक लेबर एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्ट आया 50। फिर दूसरा लेबर एम्प्लॉय किया, ठीक है, 2 लेबर हो गए, टोटल प्रोडक्ट बढ़ के हो गया 90। फिर तीसरा लेबर एम्प्लॉय किया, 3 लेबर हो गए, अब टोटल प्रोडक्ट और बढ़ गया, हो गया 120, ठीक। 3 के बाद आपने 4 लेबर, चौथा लेबर एम्प्लॉय कर दिया, 4 लेबर अब हो गए, टोटल प्रोडक्ट बढ़ के हो गया 140। फिर उसके बाद 5वां लेबर किया, टोटल प्रोडक्ट और बढ़ के हो गया 150, ठीक है। ऐसे ही फिर आपने छठा लेबर एम्प्लॉय किया, टोटल प्रोडक्ट अब नहीं बढ़ा, वो 150 का 150 ही है, ठीक है। फिर 7वां लेबर एम्प्लॉय किया तो अब टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की जगह घटने लगा, वो हो गया 147, ठीक। ये समझ में आ गया टोटल प्रोडक्ट। ये तो डेटा है। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर, तो 1 है यहाँ पे, तो 50 डिवाइडेड बाय 150, एवरेज प्रोडक्ट क्या आ गया? 50। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? 90 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 45।
यहाँ पे क्या होगा 120 डिवाइड बाई 3 तो क्या होगा 40, यहाँ पे क्या होगा 140 डिवाइड बाई 4 तो कितना होगा 35। तो एवरेज प्रोडक्ट तो निकालना बहुत आसान है, क्या करेंगे टीपी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, ये आ गया एवरेज प्रोडक्ट। अब समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, बताया था ना, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। या तो ये यूज करिए या सीधे लॉजिक यूज करिए ना। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एडिशन चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है जब 1 यूनिट लेबर चेंज हो, लेबर हमने एक बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, वही तो है। तो पहले सबसे पहले जब 0 लेबर था तो टोटल प्रोडक्ट 0 था, जब एक लेबर हो गया तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 50 हो गया, तो 50 माइनस 0 50 हो गया, ठीक है। फिर हमने दूसरा लेबर जब लगाया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, देखिए कितना चेंज है 40 का चेंज है ना, तो एमपी कितना हो गया 40। फिर तीसरा लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, देखिए 90 से 120 हो गया ना, तो 30, तो यानी एमपी कितना है 30। फिर हमने चौथा लेबर लगाया तो कितना चेंज आ गया 20 का चेंज है ना, तो एमपी क्या हो गया 20। हमने पांचवा लेबर लगाया तो कितने का चेंज आया 10 यूनिट का चेंज आया, तो आ गया 10 एमपी। फिर हमने छठा लेबर लगाया तो कोई चेंज नहीं आया, पहले भी टोटल प्रोडक्ट 150 था, बाद में भी 150 आया, तो एमपी कितना हो गया 0। फिर उसके बाद हमने सातवां जब लेबर लगाया तो फिर क्या हो गया, प्रोडक्ट जो टोटल प्रोडक्ट है वो घट गया, यानी एमपी क्या हो गया निगेटिव में चला गया, -3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एमपी पूरा कैलकुलेट करते हैं, एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया एपी एमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो एग्जाम में आता ही आता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रोडक्शन टॉपिक, प्रोडक्शन चैप्टर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सपोज करिए एक आपकी फैक्ट्री है, उस पे मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी पे पहले आपने एक लेबर लगाया, ठीक है। ये है फिक्स फैक्टर लैंड और ये है लेबर, ठीक है। तो लैंड तो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का है, ठीक है, शॉर्ट रन का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट रन में हम जानते हैं कैपिटल इज फिक्स, तो यहाँ लैंड फिक्स है, लेबर वेरी करेगा, ठीक है। शॉर्ट रन में जो कैपिटल है वो तो फिक्स रहता है, लेबर वेरी करता है। तो पहला लेबर जब आपने लगाया, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट 2 यूनिट का हुआ। फिर आपने लेबर बढ़ा दिया, ये देखिए ये लेबर्स हैं, ठीक है, आपने लेबर बढ़ा दिया, फिर आपने एक दूसरा लेबर भी इस पे लगाया, तो दूसरा लेबर बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ के 5 यूनिट हो गया। फिर आपने तीसरा लेबर बढ़ाया, एक और लेबर बढ़ा दिया, फिर टोटल प्रोडक्ट हो गया 9 यूनिट, यहाँ अभी बढ़ रहा है, 2 से 5 हुआ, फिर 5 से 9 हो गया, ठीक है। फिर आपने जब चौथा लेबर बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे भी बढ़ा है, लेकिन देखिए पहले कितने का वेरिएशन आया 3 यूनिट का वेरिएशन, फिर कितने यूनिट का वेरिएशन आया 4 यूनिट का वेरिएशन आया, फिर यहाँ पे फिर कितने यूनिट का वेरिएशन आ रहा है 3 यूनिट का, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर आपने जब पांचवा लेबर बढ़ाया तो भी यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है, लेकिन कितना बढ़ा है 2 यूनिट का ही वेरिएशन आया है, 14 बढ़ा। फिर आपने जब छठा लेबर लगाया तो भी बढ़ा है, लेकिन केवल 1 यूनिट ही टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, 15 हुआ। फिर आपने जब सातवां लेबर लगाया तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, 15 का 15 ही रहा, ठीक है। फिर जब आपने आठवां लेबर लगाया तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, 14 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और पैरेलली हम एमपी भी कैलकुलेट करते हैं, तो एमपी तो आपको कैलकुलेट करना अब आ चुका है। एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी एडिशनल प्रोडक्ट, जब हम एक एडिशनल लेबर लगा रहे हैं, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, पहले कितना है 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। ये तो समझ में आ गया एमपी कैसे कैलकुलेट किया। तो आप एक बात यहाँ पे नोटिस करिए, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, पहले तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, उसके बाद भी बढ़ रहा है, ये दिस इज द सेकंड फेज, ये क्या है सेकंड फेज है। यहाँ पे भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, यहाँ पे भी बढ़ रहा है लेकिन उसका जो रेट है बढ़ने का वो क्या है डिक्रीजिंग रेट। और फिर ये थर्ड फेज है जहां पे वो बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग, इट स्टार्ट डिमिनिशिंग, घटना शुरू हो गया,
ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि ये जो प्रोडक्शन है इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये जो प्रोडक्शन है इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और यही है इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, ये तो अभी मैंने टीपी के हिसाब से बताया। अब जरा एमपी के हिसाब से, मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से बताती हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? पहले क्या है? बढ़ता गया, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फेज। एंड थर्ड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 0 होगा और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। दिस इज द थर्ड फेज। तो जो प्रोडक्शन होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि प्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज इंक्रीजिंग एमपी का, दूसरा फेज डिमिनिशिंग एमपी का, तीसरा फेज 0 एंड निगेटिव एमपी का। पहले फेज को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरे फेज को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, तीसरे को कहते हैं निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, ये क्यों होता है ये सब अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और अगर इसी को हम ग्राफ से समझे तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेबर प्लॉट करूं, लेबर वेरिएबल फैक्टर है ना, एक्स एक्सिस पे मैं लेबर को प्लॉट करती हूँ और वाई एक्सिस पे मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट ऐसे करके मैंने प्लॉट किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाएंगे, पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? पहले बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, देखिए 2 3 4, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एमपी। उसके बाद क्या है? दूसरे फेज में क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है। और उसके बाद तीसरे फेज में क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुआ और उसके बाद निगेटिव हो गया। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3। और अगर मैं टोटल प्रोडक्ट को बात करूं तो टोटल प्रोडक्ट का अगर आप देखिए टेबल, इसमें क्या है? टोटल प्रोडक्ट पहली स्टेज में क्या है? इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। दूसरे फेज में क्या है? इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट, यानी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर से बोलूं, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन उसका रेट वो नहीं है, मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। फिर फाइनली जो टीपी है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और उसके बाद इट स्टार्ट फॉलिंग। ये है 15, 15 पे मैक्सिमम हो रहा है ना, टोटल प्रोडक्ट 15 मैक्सिमम हो रहा है एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग, उसके बाद ये घटना शुरू हुआ। तो लेबर जैसे जैसे, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो वेरिएबल फैक्टर है, आप जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे, इस मशीन पर वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, पहले तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर टोटल प्रोडक्ट आगे भी बढ़ेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद फाइनली टोटल प्रोडक्ट घटने लगेगा। ये कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है कि एक मशीन पे कितने मैक्सिमम लोग काम कर सकते हैं। मशीन लीजिए चाहे कोई लैंड लीजिए, ठीक है, एक लैंड पे खेती मैक्सिमम लोग कितने कर सकते हैं, या कोई मशीनरी है उस पे मैक्सिमम लोग कितने काम कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही होता है, एक आइडियल रेशियो होता है। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में एक आइडियल रेशियो होता है। उससे ज्यादा लेबर अगर आपने एम्प्लॉय कर दिए तो वो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह प्रोडक्शन घटने लगेगा। ठीक है, ये जो मशीनरी है, अगर इसकी इस केस में अगर मैं बात करूं, मशीनरी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 यूनिट, ठीक है, 6 लेबर ही इस पे काम करने लायक है। 6 लेबर तक तो ठीक है, बट उसके आगे आपने 7वां लेबर एम्प्लॉय किया तो आप देख रहे हैं 7वां लेबर एम्प्लॉय किया तो प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं, क्योंकि 7वें लेबर का कोई काम ही नहीं था। और 8वां लेबर आपने एम्प्लॉय कर दिया तो 8वां लेबर कोई काम नहीं कर रहा है, वो बाकी लोगों को और डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन घटने लगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपको लिखना क्या है? आपको ऐसे लिखना है कि एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएंगे फिक्स फैक्टर में, फिक्स फैक्टर मतलब मशीनरी में या लैंड में ज्यादा से ज्यादा लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएंगे, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इनिशियली वो राइज करता है। अभी आपने ग्राफ में देखा मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली राइज करता है और फिर उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्ट फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगता है एंड फाइनली वो फिर 0 पे पहुंचता है और उसके बाद वो इवेंचुअली निगेटिव हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आप टोटल प्रोडक्ट का भी बता सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से और उसके बाद स्टार्ट फॉलिंग। तो ये है टीपी का बिहेवियर।
और एमपी का बिहेवियर क्या होगा, एमपी पहले इंक्रीज करेगा और उसके बाद इट स्टार्ट फॉलिंग और निगेटिव में चला जाएगा। तो यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है कि प्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 फेजेस या 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो आपको टेबल भी बनानी है, ऐसे करके शो करेंगे, आपको ये ग्राफ भी बनाना है और आपको ये लिखना भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन चैप्टर की बात करूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब सवाल ये आता है कि कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि पहले प्रोडक्ट जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हैं प्रोडक्शन पहले बढ़ता है फिर बाद में घटने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्यों बढ़ता है। रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, यानी जैसे जैसे जो इनपुट फैक्टर है जब हम बढ़ाते हैं तो क्यों प्रोडक्शन बढ़ता है। तो सबसे पहला रीजन है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। पहला रीजन क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। एक्चुअली क्या था, इनिशियली मशीन पे केवल 1% काम कर रहा था, ठीक है, दिखाया था ना डायग्राम में, मशीन पे केवल एक लेबर काम कर रहा था, तो मशीन वॉज अंडर यूटिलाइज, मशीन क्या थी, अंडर यूटिलाइज थी, मशीन पर और लोगों को काम करने की जरूरत थी, मशीन वॉज अंडर यूटिलाइज। तो जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते गए मशीन का फुल यूटिलाइजेशन होने लगा, इसलिए टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन क्यों टोटल प्रोडक्ट बढ़ा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखिए जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाते हैं ना, तो अब जो काम है वो और प्रोसेस बेस्ड हो जाता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड वर्कर अब काम करने लगते हैं। देखिए पहले क्या था, जब एक लेबर काम कर रहा था तो उसी लेबर को सारे काम करने थे, लेकिन जब 2 लेबर हो गए, 3 लेबर हो गए, 4 लेबर हो गए, तो अब वो स्पेशलाइज काम करने लगे। हर लेबर की जो स्पेशलिटी है, हर लेबर जिस काम के लिए स्पेशलाइज है वो अब वो काम करने लगेगा। तो इससे क्या है, प्रोसेस की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम इनिशियली लेबर बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क होता है, वर्क डिवाइड हो जाता है, एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन से काम होने लगता है, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो दिस इज द सेकंड रीजन। तीसरा रीजन क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। जैसे जैसे इनिशियल स्टेज पे हम ये लेबर बढ़ाते जाते हैं ना, तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो क्या होता है, वो और बेटर होता जाता है। पहले क्या था, एक मशीन थी और एक पर्सन काम कर रहा था, तो दिस इज नॉट आइडियल रेशियो, ये आइडियल रेशियो नहीं है। एक मशीन पे और वर्कर भी रिक्वायर्ड थे काम करने के लिए, वो हमने नहीं लगाए थे। ठीक है, तो दैट वाज नॉट द बेटर कोऑर्डिनेशन, वो बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन अब हमने एक की जगह 2 वर्कर, 3 वर्कर, 4 वर्कर जब हमने इस मशीन पर लगाए, तो क्या हुआ, बेटर कोऑर्डिनेशन बन पाया बिटवीन फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर मतलब मशीन, एंड वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर। तो इसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हुआ। ठीक, तो दिस इज द रीजन। तो ये 3 मेन रीजन है कि क्यों प्रोडक्शन इनिशियल स्टेज पे बढ़ा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूं, मार्जिनल प्रोडक्ट फिर क्या होता है, घटने लगता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हो जाता है। तो उसके क्या कारण है, तो उसका कारण क्या है, सबसे पहला कारण है, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो उसका क्या कारण है, सबसे पहला है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हैं फिक्स फैक्टर पे, तो क्या हो रहा है, एक्सेव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। एक ही मशीन पर, ठीक है, एक ही बेचारी मशीन थी, उस पर आपने इतने सारे लेबर लगा दिए। ठीक है, तो क्या होने लगा, एक्सेव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, मशीन का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन, 24 घंटे मशीन चलने लगी। इससे क्या होने लगा, वियर एंड टीयर, मशीन गर्म होने लगी, वियर एंड टीयर होने लगा, मशीन खराब होने लगी, वो उसकी इफिशियंसी लूज होने लगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है, ये सेकेंड रीजन। दूसरा रीजन क्या है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप के को एल से सब्स्टिट्यूट कर दें, के मतलब कैपिटल, एल मतलब लेबर।
देखिए कैपिटल की अपनी इंपॉर्टेंस है, कैपिटल मतलब मशीन, मशीन की अपनी जगह है, लेबर की अपनी जगह है। ऐसा नहीं कर सकते कि कैपिटल तो आप बढ़ाए ना, मशीन अपने आप बढ़ाए ना, लेबर बढ़ाते जाएं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मशीन का काम मशीन करेगा, लेबर का काम लेबर करेगा। तो वही है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, यानी आप एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैपिटल मशीन बढ़ाए ना, लेबर को सब्स्टिट्यूट करते जाएं मशीन की जगह, तो उससे क्या है प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन कम होने लगेगा। ठीक है। एंड थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया था कि एक आइडियल फैक्टर रेशियो होता है। आइडियल फैक्टर रेशियो का मतलब क्या है कि एक मशीन पर आइडियल कितने लेबर काम करने चाहिए। ठीक है, एक मशीन पर आइडियल कितने लेबर काम करने चाहिए, एक आइडियल रेशियो होता है। ठीक है, बट अगर आप उस आइडियल रेशियो को नहीं फॉलो करेंगे, लेबर बढ़ाते जाएंगे, एक ही मशीन पे कई लेबर बढ़ाते जाएंगे, तो जो आइडियल लेबर और मशीन रेशियो था वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर, ये जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर है इनके बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन विल फॉल, प्रोडक्शन गिरेगा। इससे क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, तो ये 3 कारण है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए, आपको सब कुछ लिखना है, आपको टेबल बनानी है, ग्राफ बनाना है, लिखना है, और रीजन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप पूरा लिखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक, अब इसके कुछ एजम्पशन भी हैं, इसके 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, यानी जो लेबर, जो वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजीनियस है, उन सबकी इफिशिएंसी क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक लेबर आपने ऐड किया तो प्रोडक्शन बहुत डबल हो गया, दूसरा लेबर वीक था उसको ऐड किया तो प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजीनियस है, वो एक जैसे हैं, सबकी इफिशिएंसी बराबर है। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है कि रेशियो इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं उसको चेंज किया जा सकता है। दिस इज द सेकेंड एजम्पशन। एंड तीसरा एजम्पशन क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, वो सेम है। दिस इज द थर्ड एजम्पशन। तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, इसके 3 एजम्पशन है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तभी वर्क करता है जब ये 3 चीजें फुलफिल होती हैं। ठीक, अब लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे अगर अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो समझ में आ गया है तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये ग्राफ समझ में आ गए, ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए, तो आप ये चारों पॉइंट यहीं से निकाल सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही बहुत पूछा जाता है, और आजकल एमसीक्यू तो आजकल 11th 12th में भी तो अब एमसीक्यू होने लगे हैं, ग्रेजुएशन में भी एमसीक्यू होने लगे हैं। ठीक है, तो वहां पे ये बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। मैं अब आपको बताने जा रही हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक, तो वही वाला ग्राफ है, हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया लेबर को, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया मार्जिनल प्रोडक्ट को और टोटल प्रोडक्ट को। ठीक, अब ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया था, मैंने पीछे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि एज लॉन्ग एज एमपी इंक्रीजेज, जब तक एमपी इंक्रीज करता है, एमपी ये है, जब तक एमपी इंक्रीज करता है तब तक टीपी इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब तक एमपी इंक्रीज करता है, टीपी इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि जब एमपी फॉल करता है, जब एमपी डिमिनिश करता है, ठीक है, जब एमपी, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करता है, तो उस समय टीपी इंक्रीज करता है बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब एमपी फॉल करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जब फॉल करता है, उस समय टीपी इंक्रीज तो करता है बट एट डिमिनिशिंग रेट। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि जब एमपी 0 हो जाता है उस समय टीपी मैक्सिमम होता है। ये तो बहुत पूछा जाता है, इवन मैंने भी जो एमसीक्यू सीरीज कराई है अपने चैनल पे, उसमें ये एक क्वेश्चन है कि जब एमपी 0 होता है तो उस समय टीपी किस पॉइंट पे होता है। तो जब एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है तो टीपी क्या होता है, दिस इज मैक्सिमम, टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है।
ठीक। और उसके बाद जब एमपी निगेटिव होता है, एमपी जब निगेटिव चला जाता है तो टीपी क्या होता है, टीपी स्टार्ट फॉलिंग, टीपी डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, और ये 4 क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि रिलेशनशिप बताइए टीपी एंड एमपी, तो ये 4 रिलेशनशिप हैं, और ये अलग से भी पूछे जाते हैं, और आप इनको ग्राफ से निकाल भी तो सकते हैं, आप ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो दीज आर द 4 रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, और ये दोनों जो ग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइएगा। इसमें सब ये लिखना है आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फॉल करना शुरू होता है, और ये है स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि ये जो प्रोडक्शन है उसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाते हैं, पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर बढ़ता है एट डिक्रीजिंग रेट, एंड उसके बाद स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये था हमारा पूरा प्रोडक्शन का चैप्टर, और अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी कॉस्ट। ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स का कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला कॉस्ट नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग तो मैं अलग पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में क्या कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो समझेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर तब तक अपना प्रोडक्शन ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, और तब मैं पढ़ाऊंगी आपको कॉस्ट। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।